हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। मेरे दोस्तों, हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, जो कि 4 मार्क्स कंटेंट करके रखता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे आज कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हर एक कॉन्सेप्ट भी मैं बीच बीच में कवर कराते चले जाऊंगा। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। एप्लीकेशंस जो इंटीग्रेशंस के हमें कक्षा 12th में है, उसमें एरिया अंडर द कर्व क्या है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व। अब मेरे दोस्तों, यदि जब नाम ही चैप्टर का एरिया अंडर द कर्व है, तो सबसे पहले तो हमें यह चीज सीखना पड़ेगी कि कर्व कैसे ट्रेस करें, कर्व कैसे बनाएं। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व तो हम तभी निकाल पाएंगे जब सबसे पहले हम उसका कर्व बनाएं और हम देखें कौन सा एरिया हम कवर कर रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व हम कैसे उसको इंटीग्रेशन के माध्यम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। हाँ जी दोस्त, स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। मेरे दोस्तों, एरिया अंडर द कर्व जो चीज है, नाम ही उसका एरिया अंडर द कर्व है। जब तक हम कर्व ट्रेसिंग नहीं सीख लेते तब तक ये चैप्टर हमें नहीं आएगा। अब कर्व ट्रेसिंग कैसे करना है बोर्ड्स के हिसाब से, मैं आज आपको बेसिक कर्व बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बेसिक कर्व जो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो है पैराबोला। हम सब लोगों ने कक्षा 11 के अंदर कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है, आज उसी का हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको आपकी पुरानी यादें थोड़ी सी ताजा हो जाए। पैराबोला जो होता है मेरे दोस्तों, टोटल 4 तरह के होते हैं। आप लोगों को पता होगा बेसिक पैराबोला 4 तरीके के होते हैं आपके। एक होता है राइट साइडेड पैराबोला, एक होता है लेफ्ट साइडेड पैराबोला, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा पैराबोला अपवर्ड बनेगा, कौन सा पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, कौन सा पैराबोला राइट साइडेड बनेगा और कौन सा पैरा लेफ्ट साइडेड बनेगा। क्योंकि पैराबोला कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन के ऊपर, जिसको हम पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। पैराबोला की इक्वेशन ही डिसाइड करती है कि पैराबोला की ओपनिंग कैसे होनी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड। तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों पैराबोला आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। सबसे पहले देखिए, जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। मेरे दोस्तों, एक चीज बताता हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी वेरिएबल दो ही हैं x और y, जब भी डिग्री y की 2 होगी, जब भी पावर y की 2 होगी और x की पावर 1 होगी, y की पावर 2 होगी और x की पावर 1 होगी, उस हर केस में पैराबोला की सिर्फ दो ही ओपनिंग पॉसिबल है, या तो राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड। जैसे केस नंबर 1 और केस नंबर 2। आप देख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला की जो ओपनिंग हुई है वो राइट साइडेड हुई है। कहां पे हुई है ओपनिंग, राइट साइडेड। यहां पे भी y स्क्वायर आ गया, मतलब दिमाग ने ये बोलना चाहिए हमें कि पैराबोला की ओपनिंग तो दो ही पॉसिबल है, या तो राइट या लेफ्ट। अब कौन सी होगी, राइट और लेफ्ट। क्योंकि y की पावर 2 से हम ये समझ रहे हैं, y की पावर 2 और x की पावर 1 यदि है, तो हम ये समझ रहे हैं कि पैराबोला या तो राइट खुलेगा या लेफ्ट खुलेगा। लेकिन यदि प्लस लगा हुआ है, ऑलरेडी हम a को 0 से बड़ा मान रहे हैं, a को ऑलरेडी पॉजिटिव मान रहे हैं, यदि प्लस लगा हुआ है तो पैराबोला की ओपनिंग होगी अपनी राइट साइडेड। यदि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax इक्वेशन आती है, क्या आ रही है फिर से समझिए, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax इक्वेशन आ रही है, तो पैराबोला की ओपनिंग होगी तो लेफ्ट साइडेड, और नेगेटिव होने के कारण लेफ्ट साइडेड पैराबोला ओपन करेगा। पैराबोला की ओपनिंग राइट या लेफ्ट ही होगी वाई स्क्वायर के कारण। लेकिन यदि प्लस लग जाता है, +4ax होता है, तो पैराबोला राइट साइडेड ओपन होगा। यदि -4ax लग जाता है तो पैराबोला लेफ्ट साइडेड ओपन होगा। सर, आपने यहाँ एक लाइन और बना के रखी है। यस मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं 0,0 को वर्टेक्स, जहां से पैराबोला टर्न लेता है। जहां से पैराबोला क्या लेता है, आपका टर्न लेता है, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे केस में कितना है, 0,0। और एक और चीज हमारे काम की थी जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, डेट इज लेटस रेक्टम। एक ऐसी लाइन जो आपके ये फोकस कहलाता है, A,0 इज कॉल्ड द फोकस। जो लाइन परपेंडिकुलर हो फोकस से और पैराबोला के दोनों एंड को ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं लेटस रेक्टम, क्योंकि कई बार उसने क्वेश्चन जो किया है, एरिया को बाउंड करा है पैराबोला और उसकी लेटस रेक्टम से। तो जब पैराबोला को उसकी लेटस रेक्टम से बाउंड करेगा तो ये वाला एरिया हमारे पूरे काम का आएगा, ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड आएगा। समझ गए, राइट साइडेड पैराबोला, लेफ्ट साइडेड पैराबोला। अब हम बात करते हैं अपवर्ड पैराबोला की। तो देखिए मेरे दोस्तों, y की पावर 2 x की पावर 1 पैराबोला की दो ही ओपनिंग पॉसिबिलिटी है, या तो राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड। यदि +4ax आ रहा है तो राइट साइडेड, -4ax आ रहा है
तो लेफ्ट साइडेड। अब मेरे दोस्तों यदि x की पावर 2 हो जाए और y की पावर 1 हो जाए, फिर से सुनिए, x की पावर 2 और y की पावर 1, तो उन दोनों ही केसेस में से पैराबोला की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पैराबोला की ओपनिंग होगी अपवर्ड या पैराबोला की ओपनिंग होगी डाउनवर्ड। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यदि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस 4ay, पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। समझ आया? पैराबोला की ग्राफ ट्रेसिंग आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? अब हमको जब भी इस तरह की इक्वेशन दिखेगी कर्व में, हम फटाफट से वो पैराबोला बना लेंगे। तो कंक्लूड करते हैं पैराबोला की ओपनिंग, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बताइए राइट साइडेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लेफ्ट साइडेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड पैराबोला। और लेटस रेक्टम सभी में एक जैसी है, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है और पैराबोला के दोनों एंड को मीट करा रही है। तो अभी हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा, 4 तरह के पैराबोला होते हैं। ऐसे ही हम लोग आज अब पढ़ने वाले हैं इलिप्स। मेरे दोस्तों जो इलिप्स होते हैं वो बेसिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड दिस इज योर वर्टिकल इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन सेम होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर से बोलिए एक बार, क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। खास बात यह है कि ए हमेशा किससे बड़ा होगा? बी से। ए किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। ए किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। तो मेरे दोस्तों सुनिए, जब ए बी से बड़ा होगा तो किसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर का कि वाई स्क्वायर का? सर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा हो तो पूरी की पूरी इलिप्स आई एक्स एक्सिस के अलोंग ज्यादा लाई करेगी, इसीलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और मेरे दोस्तों इसमें दो तरह, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो चाहे वर्टिकल इलिप्स हो, दो एक्सिस होती हैं। दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड दिस इज योर माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस वो जहां पे हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ज्यादा पार्ट लाई करता है, उसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। तो ये दिस इज अवर एक्स एक्सिस इज अवर मेजर एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अवर माइनर एक्सिस। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज a, 0 एंड दिस इज माइनस a, 0 एंड दिस इज 0, b एंड दिस इज 0, माइनस b। इसी तरीके से हम बात करते हैं वर्टिकल इलिप्स की। तो वर्टिकल इलिप्स की भी इक्वेशन सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए अभी भी किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ए अभी भी किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। मतलब अब डिनोमिनेटर किसका बड़ा हो गया? वाई स्क्वायर का। डिनोमिनेटर जब वाई स्क्वायर का बड़ा हो जाता है तो पूरा का पूरा जो इलिप्स है उसका अधिकतर पोर्शन वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्टिकल इलिप्स, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल इलिप्स। अब जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूं आपको, कि मैंने बोल दिया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। बताइए पहले, यस सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है। लेकिन ये कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? अभी मैंने बताया वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है? वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज वर्टिकल इलिप्स। यदि मैं एक और एग्जांपल ले देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 6 इक्वल टू 1। आप बताइए कौन सी इलिप्स हो गई है? ये इलिप्स की इक्वेशन तो है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो दो प्रकार के इलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स, और इक्वेशन रिमेन सेम। अब कौन से कैसे पहचानना ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के ऊपर। यदि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यदि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो वर्टिकल इलिप्स है। लास्ट कर्व हम लोग और पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा काम का है, डेट इज लाइन। आप सभी लोग लाइन के बारे में जानते होंगे कि लाइन कैसे क्या होती है। अब ये जैसे मैंने लाइन बनाई है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? अधिकतर y इक्वल टू एक्स में इसका स्लोप 1 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? इसका स्लोप में 1। सिमिलरली एक ये लाइन और है, यहाँ पे जो लाइन है आपकी डेट इज y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, डिक्रीजिंग लाइन। इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। और लाइन की एक और इक्वेशन होती है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, कि यदि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है a, 0 पे, y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है 0, b पे, तो दिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यदि लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में है तो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेप्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे इंटरसेप्शन उसका a, 0 पे है, y एक्सिस पे इंटरसेप्शन उसका 0, b पे है। तो लाइन बनाना हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं।
मॉडुलस फंक्शन भी आता है हमसे, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ इस तरीके से होता है, वी शेप कर्व होता है, ये भी शार्प टर्न लेता है 0 से, वी शेप कर्व होगा आपका मॉडुलस फंक्शन। याद रखिएगा सर्कल की इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है उसकी a। तो एक सर्कल बना लीजिएगा 0,0 से, सेंटर a एंड रेडियस, सेंटर 0,0 एंड रेडियस a। ठीक है दोस्तों, कर्व ट्रेसिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में जो काम में आने वाला है वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप्स। जब हम एरिया निकालेंगे तो एक्चुअल में क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए जैसे मुझे ए से बी तक का एरिया निकालना है और ये कर्व मेरा बाउंड कर रहा है, ये कर्व और एक्स एक्सिस मेरा जो बाउंड कर रहा है जिस एरिया को, मुझे उसको फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ और इस वर्टिकल स्ट्रिप को मैं क्या करूँगा, मूव कराऊंगा। ये वर्टिकल स्ट्रिप क्या कर रही है मेरे दोस्तों, मूव कर रही है, ए से लेकर कहां तक जाएगी, ये वर्टिकल स्ट्रिप बी तक जाएगी। ये वर्टिकल स्ट्रिप जहां से जहां तक मूव करती है वो ही आपका इंटीग्रेशन की लिमिट कहलाती है। कहां से स्टार्ट हुई वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट, ए से, दिस इज योर लोअर लिमिट, कहां तक जा रही है, बी तक, दिस इज योर अपर लिमिट। इज इट ओके, समझ में आया। और वर्टिकल स्ट्रिप जब मूव करती है तो इंटीग्रेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। इंटीग्रेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। याद रखिएगा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, जब भी वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट होगा। जब वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। और अभी अभी मैंने बताया लोअर लिमिट कौन डिसाइड करेगा, वर्टिकल स्ट्रिप की लोअर स्टार्टिंग पॉइंट, वर्टिकल स्ट्रिप की एंडिंग पॉइंट क्या डिसाइड करेगी, अपर लिमिट। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज वाई डी एक्स। याद रखना वाई डी एक्स, अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस, क्योंकि लोअर सरफेस जीरो ही है, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू जीरो होती है, अपर सरफेस वाई इक्वल टू डी एक्स। हम पूरे के पूरे फंक्शन को वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आया। अब जैसे इसका एरिया निकालना है, अब मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप नहीं चलाऊंगा मेरे दोस्तों, मैं यहाँ चलाऊंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। कौन से स्ट्रिप चलाऊंगा मैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो फिर से देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे ऐसे मूव करेगी। स्टार्टिंग पॉइंट बताइए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्या होगा, ए, तो वो हमारे इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट बनेगी। क्या बनेगी हमारे इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट बनेगी। अपर लिमिट क्या बनेगी हमारी, बी। तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करा रहे हैं, ए से लेकर बी तक करा रहे हैं। कहां से कहां तक करा रहे हैं, ए से लेकर बी तक। अब चूंकि जब हमारी ओरिजेंटल स्ट्रिप है उसने कौन कौन सी सरफेस को टच करके रखा है, देखिए इधर तो सरफेस को टच करके रखा एक्स इक्वल टू एफ वाई फंक्शन को, और इधर वाई एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को टच करके रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी वाई। समझिएगा फिर से, जब भी मैं वर्टिकल स्ट्रिप मूवमेंट लूंगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, y dx लिखूंगा मैं। जब भी मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy होगा और x dy लूंगा मैं। रिमेंबर दैट इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड होती है स्ट्रिप की इनिशियल और फाइनल मूवमेंट तक। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है ये डिसाइड करता है कि आपकी स्ट्रिप वर्टिकल ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। इज इट ओके। हाँ जी दोस्तों, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो रहा है वो ये है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि वो नहीं भी बोलता कि इलिप्स है तब भी आपने पहचानना था ये इलिप्स थे, क्योंकि हमने इसकी ग्राफ ट्रेसिंग देख रखी है। एक्स और वाई दोनों की डिग्री 2 है और यहाँ पे लगा हुआ है प्लस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स कोई सा भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उसने एग्जैक्टली हमें बताया नहीं है कि ए ग्रेटर देन 0 है कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन है। हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सुनिए, इलिप्स का एरिया निकालना। सबसे पहला काम ग्राफ ट्रेसिंग। क्या करेंगे अपन, ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं सर। अभी आपने बताया कि ग्राफ जो होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स का, दिस इज द ग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बताइए ये पॉइंट कौन सा होगा मेरे दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको a,0। ये पॉइंट कौन सा होगा आपका -a,0। ये पॉइंट कौन सा होगा आपका 0,b। ये पॉइंट कौन सा होगा आपका 0,-b। ग्राफ बना लिया, इसका एरिया निकालना है। जो रीजन बाउंड हो रहा है पूरा का पूरा ही रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है हमको इसका। चूंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे x की पावर 2 लगी हुई है और y की पावर भी 2 लगी हुई है, मतलब x और y जो दोनों हमारे वेरिएबल है वो दोनों इवन पावर के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, इवन पावर। और जब भी इवन पावर के साथ जाते हैं तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑल द क्वाड्रेंट्स। मतलब x एक्सिस भी पावर 2 रख रहा है, y भी पावर 2 रख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। तो हम क्यों चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाले, हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, उसको किससे मल्टीप्लाई करा दें अपन,
4 से मल्टीप्लाई करा दें, टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हम कोई सा भी एक क्वाड्रेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैंने जो सिलेक्शन किया है क्वाड्रेंट का वो ये किया है कि ये मेरा बाउंडेड एरिया है, इसको मैं पॉइंट O मान लेता हूं, इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूं, और दिस इज माय पॉइंट B, है ना। यदि मैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की बात करूं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो वो होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OABO। समझ रहे हो क्या मेरी बात? पहली बात तो बताइए, OABO ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है। इसको मैंने मल्टीप्लाई 4 से क्यों करा, फिर से बता रहा हूं। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि हमारा सर x की भी इवन पावर है, y की भी इवन पावर है, ये पूरा का पूरा ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन हमें कितने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इसे 4, दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाई विद 4। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OABO। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम फिर से पहला काम तो ग्राफ ट्रेसिंग कर लिया अपन ने, पता कर लिया कि एरिया कौन सा निकालना है। अब हम इस पे स्ट्रिप चलाते हैं, क्योंकि यूजिंग इंटीग्रेशन करना है, स्ट्रिप चलाते हैं। हम स्ट्रिप इसमें चला रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। क्या चला रहे हैं हम इसमें, वर्टिकल स्ट्रिप। बताइए जरा, वर्टिकल स्ट्रिप चला रहे हैं सर, तो एरिया जो आएगा इंटीग्रेट करेंगे हम इसको। मैंने बोला था कि आपके जो इंटीग्रेशन है उसकी लोअर लिमिट कौन बनता है, लोअर लिमिट बनता है वर्टिकल स्ट्रिप का इनिशियल पॉइंट, वो कितना 0। वर्टिकल स्ट्रिप की फाइनल पॉइंट कितना है अपना A। बताइए हाँ या ना। और देखिए सर ये किस कर्व को टच करके जा रहा है, ये कर्व की इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कर्व की इक्वेशन क्या थी, x² अपॉन में A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। और मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल स्ट्रिप्स में एरिया जब आप डिसाइड कर ले लिमिट, तो y dx होता है। जब भी वर्टिकल स्ट्रिप होगी, एरिया हमेशा इंटीग्रेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x होगा। हमने स्ट्रिप की यहाँ पे क्या करा है, इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट कर ली y dx। अब हमारा टारगेट है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखना। क्या टारगेट है, जल्दी से बताइए, पूरी की पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखना। तो सर देखिए आप जरा, इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सर y अपॉन में B² इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन में A²। तो y जो आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा B अपॉन में A अंडर रूट ऑफ A² माइनस x²। ये पूरा मैंने लिख दिया है, फटाफट से रूट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आते हैं वापस अपना इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन बताइए कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, और y की जगह कितना b/a अंडर रूट ऑफ A² माइनस x², और ये कितना अपना dx। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर अपन समझ गए ना मेरी बात। पहला काम क्या करा अपन ने, ग्राफ प्लॉट करा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमने लिमिट डिसाइड करी कि 0 से a जाएगा सर, y dx हो जाएगा 0 से a। y को अपन ने पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। y लिखने पे अपन ने पाया कि b/a अंडर रूट ऑफ A² माइनस x², वो यहाँ पे अपन ने लगा दिया। अब मेरे दोस्त b/a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम b/a को ऑलरेडी बाहर निकाल देते हैं। 0 से a अंडर रूट ऑफ A² माइनस x² dx। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इंटीग्रेशन निकालने का, जो कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पर इससे भी एक आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। सुनिएगा जरा, सुनिए ध्यान से, सुनिए फोकस लगा के सुनिए, एक जरूरी चीज सिखा रहा हूं। मैं क्या करता हूं कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है सर 0 से अंडर रूट ऑफ A² माइनस x²। एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी ने लिखा है, पर अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। x इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे सर, a साइन थीटा पुट कर देंगे। और x इक्वल टू जब हम a साइन थीटा जैसे ही पुट करेंगे, तो भाई इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले वेरिएबल कौन था, x था, और x वेरिएबल था, तो लिमिट भी किसके हिसाब से चल रही थी, x के हिसाब से। अब आपने उस x को किस में, वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, थीटा में, तो लिमिट भी किसके हिसाब से चलेगी मेरे दोस्तों, थीटा के हिसाब से चलेगी। किसके हिसाब से चलेगी लिमिट, थीटा। तो देखिए कैसे, जब व्हेन x इक्वल टू 0, क्योंकि x की लोअर लिमिट बताइए कितनी है, x की लोअर लिमिट है 0। जब x को 0 रखा, x को 0 रखा, तो मेरे दोस्त थीटा भी 0 आएगा। चेक कर लीजिए आप, थीटा भी कितना आएगा, 0 आएगा। और जब आपने x को a रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू सर π/2 आएगी। ये निकाल के देने की जरूरत है क्या कि आप समझ गए हो, हाँ या ना। यहाँ रखिए x को 0, ये 0 साइन 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। फिर यहाँ पे आपने एक x की जगह a रखा, a से a कैंसिल हो गया, साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू π/2।
इज इट ओके? सर थीटा की वैल्यू पाई बाय 1 तो बहुत सारी जगह पे होती है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो बताइए सर, अब हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया है ये लिख लिया हो तो मैं हटा देता हूं यहाँ पे आपका, ठीक है। अब हमारा जो सर इंटीग्रेशन हो गया है वो क्या बचा जरा बताइए। देखिए बहुत सिंपल, b अपॉन में a, लोअर लिमिट अभी भी 0 बनी हुई है लेकिन अपर लिमिट अब हो गई है पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और x को भी आपने a साइन थीटा माना था तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि dx भी चेंज होगा। नहीं आया समझ? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है जैसे जैसे आपने x को थीटा में समझिए। बहुत आसान बना दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, समझिएगा। थीटा भी आपका चेंज होगा क्योंकि x इक्वल टू ए साइन थीटा है तो dx इक्वल टू में हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा। यदि आपने डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो यहाँ पे dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे मेरे दोस्त? a cos थीटा d थीटा। बहुत ही जल्दी अच्छे से समझिए, a स्क्वायर में कॉमन निकालूंगा, a स्क्वायर जब रूट से कॉमन निकलेगा तो a बाहर आएगा, वो इस a को कैंसिल कर देगा, सर b बचेगा 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है? कॉस थीटा। और यहां पे भी a cos थीटा d थीटा, a बाहर आ गया, a b 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और cos स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे, चूंकि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या? cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा पाई ए बी। क्या आएगा आंसर आपका? पाई ए बी। मेरे दोस्त मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इतना इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं आप, क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ रहे हैं। तो जब 0 से पाई बाय 2 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका पाई ए बी। ए बी तो ऑलरेडी है, पाई और आ जाएगा आपका, और एरिया ऑफ द इलिप्स कितना हो जाएगा? पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराना है हर जगह हमको। पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। इज इट ओके? ठीक है, तो ये था हमारा एरिया अंडर द इलिप्स। एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं हम लोग। एरिया बाउंडेड बाय कर्व का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में आया हुआ है, काफी टाइम आया। पढ़िए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और देखे रखा है वेयर a इज ग्रेटर देन 0। मेरे दोस्त यदि वो नहीं भी बोलता कि ये पैराबोला है तब भी हमारी जिम्मेदारी थी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पहचाने ये पैराबोला। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए y की डिग्री 2 x की डिग्री 1, बताइए पैराबोला तो है पर कौन सा पैराबोला है? ये है राइट साइडेड पैराबोला। सर आपने बोला था y की डिग्री यदि 2 हो तो दो एक पॉसिबिलिटी है पैराबोला की, या तो वो राइट साइडेड होगा या लेफ्ट साइडेड होगा, जिसमें यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इसलिए सर ये राइट साइडेड पैराबोला है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज अनदर पैराबोला, लेकिन x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है। पैराबोला की ओपनिंग दो ही तरीके से पॉसिबल थी, हो सकती थी, या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होता या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता, लेकिन ये कौन सा पैराबोला है? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और देख बा कायदा दे के रखा है उसने a ग्रेटर देन 0। इज इट ओके? सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कौन सा एरिया वो हमसे पूछ रहा है। इज इट ओके? इधर ध्यान दीजिए, ये पैराबोला जो मैं बना रहा हूं, बताइए कौन सा पैराबोला है? ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जहां पे भी आप पढ़ रही कर रहे हैं बोलिए मेरे साथ साथ बार बार, तभी आप सीखेंगे कौन सा पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट साइडेड पैराबोला। ठीक है, अब एक और पैराबोला है जो हमको उसने देके रखा है, वो क्या देके रखा है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और वो ये वाला पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड। इस पैराबोला का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और वो ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये दोनों पैराबोला कौन सा एरिया बाउंड करके रख रहे हैं मेरे दोस्तों? वो एरिया है आपका ये वाला। इज इट ओके? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, क्लियर। अब इसका क्या निकालना है हमने? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कोई सी भी स्ट्रिप ले सकते हैं आप, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। मुझे पर्सनली पसंद है वर्टिकल स्ट्रिप, मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा यहाँ पे।
और मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप इनिशियल लेवल कहां से स्टार्ट कर रही है, जीरो से। कहां से स्टार्ट कर रही है, जीरो से। एंड कहां करेगी सर, वो इस पॉइंट पे करेगी। अब ये पॉइंट अभी हमें नहीं पता, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब सर जब हमें यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड करनी होगी तो लोअर लिमिट तो हमारे पास डिसाइडेड है जीरो, अपर लिमिट अभी डिसाइडेड नहीं है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट, और अपर लिमिट को निकालने के लिए ही बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे दोस्त सभी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां से आप x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। ये जो दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x की वैल्यू आप यहां पे रखिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक कर्व को दूसरे कर्व की इक्वेशन में डालना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का प्रोसेस कहलाता है। ये सभी को आता होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सर, बताइए y की पावर कितना, 4 अपॉन में 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इज इट ओके, बोलिए सर। ये इधर जाएगा आपका y की पावर 4 इक्वल टू 16 इंटू 4 कितना, 64 a क्यूब इंटू वाई। इसको इधर पहुंचाइएगा सर, y की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब वाई इक्वल टू 0। y अपन ने कॉमन निकाल लिया सर, y क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू सर 0। यहां से y की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, y इक्वल टू 0 और y क्यूब इक्वल टू 64 a क्यूब। मतलब y इक्वल टू 0 आ गया और एक कितना आ गया, y इक्वल टू 4a। कितना आ गया, y इक्वल टू 4a। जब y इक्वल टू 0 है तो बताइए x इक्वल टू कितना होगा, x इज ऑल्सो 0। कहीं पे भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, मैं इस इक्वेशन में पुट करके रख रहा हूँ। y इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करिए, x की वैल्यू भी 0 आई। y की वैल्यू 4a पुट करिए, x की वैल्यू भी 4a आई। इसका मतलब सर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आ गए, 0,0 और 4a,4a। 0,0 तो मेरे दोस्त मैंने पहले ही बता दिया था, ग्राफ देख के पहचान गए थे कि इसका ओरिजिन पे इंटरसेक्शन है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। दूसरा जो इसका इंटरसेक्शन है वो कहां पे है, 4a,4a पे। अब याद रखिए, मैं आपको एक हिंट देता हूं जेई के हिसाब से, दो पैराबोलाज हमेशा 4a,4a पे इंटरसेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, दो पैराबोलाज हमेशा कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, 4a,4a पे। समझ में आया। पहला काम अपन ने क्या किया, ग्राफ को ट्रेस किया। ग्राफ को ट्रेस करने के बाद सर अपन ने वर्टिकल स्ट्रिप चलाई। वर्टिकल स्ट्रिप मेरी कहां से कहां मूव करेगी, ये मुझे करने के लिए लोअर लिमिट निकालना था, अपर लिमिट निकालना था। लोअर लिमिट मुझे पता थी ग्राफ को देख के, अपर लिमिट मुझे नहीं पता थी। अपर लिमिट नहीं पता थी, इसके कारण मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सभी को आता है। एक कर्व की इक्वेशन को दूसरे कर्व में रख दीजिए, वहां से जब अपन ने निकाला तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 4a,4a। आगे देखिए सर, ये आ गया हमारे पास 4a,4a। अब सर मैं यहाँ पे मेरी अपर लिमिट भी डिसाइड हो गई है। अपर लिमिट कितनी हो गई सर मेरे पास, 4a। ये एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ठीक है सर, क्लियर। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन 0 से लेकर 4a। अब सर मैं क्या करता हूं, अब देखिए अभी तक के क्वेश्चंस में जो था आपका वर्टिकल स्ट्रिप तो चल रही थी, लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप आपके फाइनल सरफेस को कहां पे टच कर रही है, किस पैराबोला को टच कर रही है, वो इस पैराबोला को टच कर रही है और लोअर सरफेस उसकी है। तो अपर सरफेस पे y की वैल्यू बताइए कितना, अपर सरफेस पे y की वैल्यू कितनी, √4ax माइनस लोअर सरफेस पे y की वैल्यू बताइए भैया, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4ay। नहीं आया समझ, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी। हमने कौन सी स्ट्रिप ली है, वर्टिकल स्ट्रिप ली है। तो वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो सर हम पूरा y में चलेंगे, फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y लिखें, इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखने को बोलेंगे अंडर रूट के अंदर 4ax, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 4ay। और क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप लिए इसलिए उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा। और आप सभी लोग इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करिएगा, और आफ्टर सॉल्विंग जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 16/3a स्क्वायर, 16/3a स्क्वायर यूनिट। मेरा मकसद आपको सिर्फ ग्राफ ट्रेसिंग सिखाना है, कैसे करना है, कैसे सिखाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसके बाद। फिर से देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप किस सरफेस को टच कर रही है, वो माइनस लोअर अपर सरफेस, वर्टिकल स्ट्रिप अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस, dx करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता ही है,
आंसर हो जाएगा 16/3 ए स्क्वायर यूनिट। थैंक यू मेरे दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन हम एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद यदि आपको कोई भी डाउट आता है कोई से भी कर्व में ट्रेसिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आपके वहीं पर डाउट क्लियर कर दूंगा पूरी तरीके से। देखिए क्वेश्चन पूछने का उसका अंदाज बदल गया, क्वेश्चन से डरना नहीं है कभी भी। अंदाज क्या, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब बच्चे को ऐसा लिख के दे दिया, बच्चा घबरा गया क्योंकि ये उसने दूसरे फॉर्म में लिख के दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में, कि मेरे दोस्त x, y सच डेट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x। बहुत आसान है, वो बोल रहा है एरिया बाउंड करो इन दो कर्व के, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू mod x से जो बाउंड हो रहा है बस उस एरिया को निकालना है। बहुत आसान, बहुत आसान। पहला काम क्या करेंगे बताइए, सभी लोग जो जहां पे भी बैठा है वो बताइएगा क्या करेंगे। सर सबसे पहला काम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। यहां हमें कितने कर्व देके रखे हैं, दो कर्व देके रखे हैं। कौन कौन से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू में mod x। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी मैंने सिखाया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और y इक्वल टू mod x, तो सर अभी अभी आपने ग्राफ सिखाया मॉडुलस फंक्शन का कि ये होता है सर ग्राफ। होता है कि नहीं होता है, बोलो यार हाँ या ना। सर बहुत ही आसान, इससे बाउंड होने वाला एरिया निकालना मतलब अपने को ये एरियाज निकालना है। मेरे दोस्त एक चीज बोलूं मैं आपको कि फिर से ये एरिया भी सिमेट्रिक होगा, हमें दोनों साइड का एरिया निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है। हम किसी एक साइड का एरिया निकाल दें, मल्टीप्लाई विद 2 कर ले, टोटल आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कर्व दोनों एरिया दो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। बहुत आसान। पहला काम क्या करेंगे जल्दी से बोलिए। सर वर्टिकल स्ट्रिप चलाएंगे। कौन से स्ट्रिप चलाएंगे सर अपन, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब सर एरिया जो बाउंड होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व, वो क्या होगा सर, इज 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है। इसको मैं क्या बोलता हूं, लोअर लिमिट कितनी 0, अपर लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है। हम इधर राइट साइड में चल रहे हैं, राइट साइड में चल रहे हैं, तो सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो रहेगा। अब चूंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मोड किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पुट y इक्वल टू एक्स, पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला तो सर अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी कितनी 0, x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू भी कितनी 1। बहुत आसान, बहुत ही आसान। अपर लिमिट मिल गई भैया अपने पास, बताइए अपर लिमिट कितनी आ गई, 0 से 1। अब देखिए सर अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस, अपर सरफेस पे कौन बैठा है, मॉडुलस। मॉडुलस का डेफिनेशन कैसे खुलेगा, x ग्रेटर देन 0 पे x माइनस, सर ये बताइए कौन सा, एक्स स्क्वायर और ये कितना dx। बहुत ही आसान सर, इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई विद 2 करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। मेरे दोस्त बहुत आसान चैप्टर है, फ्री के मार्क्स है। क्या करना है, कर्व ट्रेसिंग करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाएं कि वर्टिकल स्ट्रिप चलाएं, ये देखना। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एरिया अंडर द कर्व में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। लेकिन इसका हर एक क्वेश्चन मेरे हर एक स्टूडेंट से बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व में, और क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे दोस्तों बताइए बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। सर्कल ट्रेस करना भी सिखाया है मैंने और लाइन बनाना भी मैंने सिखाया है, और कौन से क्वाड्रेंट में एरिया जो बाउंड कर रहा है वो निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। निकालिए भाई साहब, सबसे पहला कर्व ट्रेसिंग। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ना एरिया अंडर द कर्व का, सबसे पहला काम कर्व ट्रेसिंग करना, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। सर सबसे पहले अपन बनाएंगे सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 4 है, समझ में आया ना, 16 दिया है, 16 मतलब उसकी रेडियस कितनी 4, तो ये पॉइंट बोलिए कितना 4,0, ये पॉइंट कितना -4,0। और बोलो यार हाँ या ना, 0,4 एंड 0,-4। y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने बताई है, y इक्वल टू एक्स लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखिए, स्टार्टिंग में y इक्वल टू एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड कर रहा है, उसका एरिया हमें निकालना है। सर हमको ये वाला एरिया निकालना है, बोलिए हाँ या ना।
क्लियर है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज इट ओके? क्लियर? सर ये निकालना है अपने को। अब सर बड़ा आसान है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए सर? सबसे पहला काम करेंगे सर सबसे पहला काम करेंगे अपन क्या, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दिख रहा है मेरे को 0,0। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y इक्वल टू एक्स, एक कर्व क्या देके रखा है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। दूसरा कर्व क्या देके रखा है y इक्वल टू एक्स, पुट y इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू एक्स पुट करिए आप जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2√2। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस। जब x की वैल्यू 2√2 तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2√2, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एक 0,0 और एक आ गया अपना कितना 2√2,2√2। अगला काम फिक्स प्रोसेस वर्टिकल स्ट्रिप। सर बोलो हाँ या ना? वो तो एरिया। अब सुनिए मैं पॉइंट दिख रहा हूं यहां थोड़ा लोचा है, ओ ए बी और एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इससे उसको मैं एल नाम दूंगा। क्यों लोचा है सर? प्रॉब्लम क्या है बता तो दीजिए। जब आप वर्टिकल स्ट्रिप चलाओगे ना तो इसकी लोअर सरफेस तो हमेशा एक्स एक्सिस से, लेकिन अपर सरफेस थोड़े समय के लिए लाइन है, देखो लाइन से टच होते हुए चल रहा है, और थोड़े समय के बाद, क्योंकि हमें तो पूरा 4 तक जाना है, थोड़े समय के बाद ये अपनी अपर सरफेस चेंज करके सर्कल की सरफेस पे आ जाएगा। पहले किस पे था ये? लाइन पे। अब किस पे? सर्कल पे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रिप क्या कर रही है? सर्कल को चेंज कर रही है, सरफेस को चेंज कर रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पे पुट ऑन किया है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, area of bounded region is nothing but area of OLB plus area of ALB। नहीं आया समझ? OLB ये एरिया अलग निकालूंगा और ये एरिया अलग निकाल लूंगा। कारण क्या? क्योंकि यहां पे सरफेस क्या हो रही है? चेंज हो रही। बड़ा आसान सर। OLB इंटीग्रेशन 0, भैया लिमिट 0 से चलेगी आपकी स्ट्रिप, कहां तक जाएगी? 2√2 तक। अरे बोलो कहां तक? 2√2 तक। सर y इक्वल टू एक्स लाइन, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे y dx लिख दूं, क्योंकि नीचे वाली सरफेस तो मेरी x एक्सिस है, प्लस एरिया ऑफ ALB बताइए चालू कहां से होगा? ALB 2√2 से। कहां तक जाएगा? 4 तक। y dx नहीं आया समझ? सर देखिए 0 से 2√2 y, अब ये वाला जो y है ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन वाला है, तो यहां पे आ जाएगा x dx प्लस 2√2 4, और ये वाला जो y है, मैंने बोला था ना जो लोचा है वो यही था, सरफेस चेंज हो गई। यहाँ पे स्ट्रिप की अपर सरफेस लाइन है, यहाँ पे स्ट्रिप की अपर सरफेस सर्कल है। सर्कल को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा सर, √16 माइनस a स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। इसको सॉल्व करना मैंने मेरे पहले क्वेश्चंस में बताया है। एक ही जगह आप यहाँ 4a sin थीटा पुट कर देना, लिमिट भी चेंज होगी, सॉल्व कर लेना, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप वो भी कर सकते हैं। मैं सीधे यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, एंड द आंसर इज 2 पाई स्क्वायर यूनिट। 2 पाई स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टैंड? एक बार फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी सर? अपन ने देखा कि सर ये जो अपन स्ट्रिप चला रहे हैं, ये स्ट्रिप क्या हो रही है सर कि पहले तो लोअर सरफेस तो उसके हमेशा एक्स एक्सिस बनी रह रही है, लेकिन थोड़े हिस्से के लिए उसके अपर सरफेस लाइन है और थोड़े हिस्से के लिए उसके अपर सरफेस सर्कल है। तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल के दोनों एरिया को अलग अलग हिस्से में बांट लिया, देन सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व का, जिसका आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसने बोला यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस ऑफ दिस 2,0 4,5 c 6,3। ये क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन एक शब्द ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया, यूजिंग इंटीग्रेशन। इज इट ओके? नहीं तो अदरवाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें आता है, उसका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, आसानी से आंसर निकाल देते हैं। पर यूजिंग इंटीग्रेशन करना है। समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ग्राफ की ट्रेसिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सर आपने तो सिखाया नहीं ग्राफ, अरे थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ग्राफ बनाइए सर। कैसे बनाएंगे ग्राफ? देखिएगा सभी लोगों का फोकस,
इधर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला पॉइंट है 2,0, 2,0 कहां पे होगा मेरे प्यारे दोस्त? यहां पे होगा 2,0। ए बी 4,5, 4,5, 4,5 यहां कहीं होगा। और सी 6,3, ये थोड़ा सा मैंने रेंडम ग्राफ बना दिया है, एग्जैक्ट नहीं, पर हमें एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रायंगल बनता है भैया 3 वर्टेक्स से। इससे जो एरिया निकालना है अपने को, क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। बहुत ही आसान। सर क्या करिए, इससे एक परपेंडिकुलर डालिए और एक परपेंडिकुलर इससे डालिए। सर इसका नाम आप O रखिए, इसका नाम आप A रखिए, इसका नाम आप B रखिए, इसका नाम आप L रखिए, इसका नाम आप M रखिए। तो सर अपने को जो एरिया निकालना है वो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बताइए? रिक्वायर्ड एरिया बताइए, जल्दी से बताइए। ग्राफ हमें ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। समझ गए? अरे बोलो यार, ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार के बोर्ड के एग्जाम में, सब लोग तैयार? रिक्वायर्ड एरिया क्या भैया बताइए? एरिया ऑफ OBL। सर OBL क्यों लिया? फिर से वही प्रॉब्लम। वर्टिकल स्ट्रिप लोगे मेरे दोस्त? बोलो हाँ या ना। वर्टिकल स्ट्रिप लोअर सरफेस तो सेम रख रही है, अपर सरफेस चेंज करेगी। यहां से 2 से लेके 4 तक अपर सरफेस उसकी बनी हुई है, लेकिन जैसे ही 4 के बाद अपर सरफेस दूसरी लाइन पे चले जाएगी। तो इसीलिए मैं ले रहा हूं पहले एरिया ऑफ OBL प्लस एरिया ऑफ BAM, या ऐसा लेता हूं एरिया ऑफ BLAM, एरिया ऑफ BLAM। समझ आया क्या? नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। BL एरिया ऑफ BAML माइनस। अब प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम ये हुई कि ये एरिया लेने में ये वाला भी काउंट हो गया OBL में, और सर इसमें BAML में ये वाला एरिया भी काउंट हो गया। हमें ये एरिया रिक्वायर्ड था क्या? हमें ये एरिया रिक्वायर्ड था क्या? नहीं सर, इसको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं माइनस कर रहा हूं एरिया ऑफ OAM। इज इट ओके? बहुत आसान सर। अब लिखते हैं एरिया ऑफ OBL भैया स्ट्रिप चलाना चालू करो। इनिशियल कहां से चालू करेंगे स्ट्रिप चलाना? 2 से कहां तक ले जाएंगे? 4 तक YDX प्लस, फिर 4 से चालू करेंगे, 4 से चालू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे? 6 तक YDX माइनस स्ट्रिप कहां से सर? 2 से चालू करेगी, क्योंकि OAM में तो स्ट्रिप कहां से चलेगी? 2 से कहां तक चलेगी? 6 तक YDX। वर्टिकल स्ट्रिप चला रहे हैं, डेट्स वाई इट इज DX। अब सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये y लिखें कैसे? y लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब जल्दी जल्दी से देखिए, यदि लाइन पढ़ी है आपने कक्षा 11 के अंदर तो बहुत ही आसान, मैं एक ही बताऊंगा, बाकी आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर दिखेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए इक्वेशन ऑफ OB लाइन में बता रहा हूं भैया, इस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी सब है हमारे पास। 2 पॉइंट फॉर्म है, देख लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म। बोलो हाँ या ना। 2 पॉइंट फॉर्म है, देख लीजिए। एक पॉइंट अपने को देके रखा है 2,0, एक पॉइंट क्या देके रखा है 4,5, और अपने पास फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है सर। ये हमारा x1, ये हमारा क्या y1, ये हमारा क्या x2, ये हमारा क्या y2। तो सर y माइनस 0 इक्वल टू y2 बताइए सर 5 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 2 x माइनस 2। तो सर ये हो जाएगा y अपॉन में 5 अपॉन में 2 x माइनस 2। आफ्टर सॉल्विंग ये हो जाएगा सर 2y इक्वल टू 5x माइनस 10। तो सर इक्वेशन आ गई हमारे पास कितनी? y इक्वल टू कितना आ गया? 5x माइनस 10 अपॉन में 2। 5x माइनस 10 अपॉन में 2, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है। कौन सी लाइन की इक्वेशन आ गई? ये हमारे पास आ गई OB लाइन की। किस लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास? OB लाइन की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां रख देंगे। सिमिलरली मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूं, अपन AB लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, यहां रख देंगे। फिर अपन OA लाइन की इक्वेशन रख देंगे यहां, और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन ने हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करा है, जो पॉसिबल है वो जो पूछ सकता है। बेस्ट ऑफ लक।